नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सुधा उपाध्याय के सौजन्य से सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज हम जयश्री राय जी के साथ हैं। हजारीबाग झारखंड में जन्मी जयश्री राय, इनकी शिक्षा MA हिंदी गोवा विश्वविद्यालय से हुई। अनकही तुम्हें छू लूं ज़रा, खाया पानी, कायांतर, फुरा के आंसू और पिघला हुआ इंद्रधनुष, गौरतलब कहानियाँ, मोहे रंग दो लाल, उदास नीले दिन, जून, जाफगन और चांद की रात, निस्संग एक रात, औरत जो नदी है, साथ चलते हुए, इकबाल, दर्ददा उपन्यास है ये उनका, तुम्हारे लिए ये कविता संग्रह। ऐसी कई संपादित किताबें भी हैं। हमन है इश्क मस्ताना, इसका संपादन किया है इन्होंने। गवाही स्त्री विमर्श की कहानियों का संपादन किया है। एक दस्तक ये स्त्री प्रतिरोध की कहानियां हैं और अग्नि स्नान ये प्रेम कहानी संग्रह है। लगातार सक्रिय रही हैं जयश्री राय। कविताओं में भी इनकी पहल अनूठी है। इनकी कविताओं का संसार आज आपसे साझा करूंगी। इनकी 5 कविताएं और इनकी रचनात्मक यात्रा तय करते हुए हम इनकी कविताओं का मिजाज जानेंगे। इनकी तमाम रचनाओं का आकाशवाणी से नियमित प्रसारण होता रहा है। सम्मान की बात कहूँ पुरस्कार की तो लंबी फहरिस्त है। युवा कथा सम्मान इनको सोनभद्र से 2012 में, स्पंदन कृति सम्मान 2017 में, स्पंदन सोशल क्रिएटिव अवार्ड 2018 में, शिक्षाविद पृथ्वीभान श्रेष्ठ कथा संग्रह सम्मान 2019 में, दिनकर साहित्य सम्मान जयते फाउंडेशन की ओर से 2017 में, सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड 2020 में और हंस कथा सम्मान जो कि उल्लेखनीय है 2021 में। हिंदी सेवी सम्मान के रूप में भी इन्हें 2021 में सम्मानित किया गया है। शोधार्थियों करीब 10 कहानी संग्रह, 5 उपन्यास और 4 कहानी संग्रहों का संपादन कर चुकी हैं जयश्री राय। इनकी एक कविता संग्रह भी है और उसी संग्रह से मैं आज आपको 5 कविताएं, ज़रूरी कविताएं वाचन भी करूंगी और एक्सटेम्पोर जो बन पड़ेगा मैं उसका विवेचन विश्लेषण आपके साथ करूंगी। जयश्री राय जाना माना नाम है साहित्य जगत में, कविता जगत में, आलोचना जगत में, कथा साहित्य में। हिंदी की प्रतिष्ठित तमाम पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। आकाशवाणी से मैंने जैसा कहा आपको कि नियमित प्रसारण होता रहा है इनकी रचनाओं का। इन्हें राजेंद्र यादव कथा सम्मान भी 2021 में मिल चुका है। ऐसी कई सम्मानों से सम्मानित जयश्री राय की कविताओं पर आज हम बात करते हैं। मेरी पसंद की पहली कविता है, कल रात का चांद नीला था, आज की सुबह जाफरानी। प्यार का हैंगओवर कुछ ऐसा ही होता है। वक्त की नब्ज, रंगों की लॉजिक, मौसम का माने बदल जाता है। धूप के पश्मीने में ठिठुरता है सूरज, बर्फ के लिबास में पिघलती है रात। कभी गुदगुदाते हैं कांटे, कभी चुपते हैं गुलाब। देखें आज का चांद किस रंग का होगा, आसमां से बरसेंगी बूंदें या उतरेगी शराब। दिन होगा कृष्ण सा सांवला या राधा सी गोरी गोरी होगी रात। प्रकृति का वर्णन लगभग आधुनिक कविता में, हम कहें कि नई कविता में, 60 के बाद की कई कविताओं में एक तरह से खोता जा रहा था, एक तरह से गायब हो रहा था। प्रकृति अपने पूरे क्या कह सकते हैं, बेहिसाब खुमारी के साथ, अपने रंग नूर के साथ इस कविता में उपस्थित है। और प्रकृति की उपस्थिति सप्रयास नहीं, किसी कोशिश से नहीं, बल्कि नैसर्गिक है। प्रकृति न उत्तेजक वस्तु के रूप में, न उद्दीपन के रूप में, बल्कि नैसर्गिक रूप में अपने होने को दर्ज कराती हुई प्रकृति। और प्रकृति का मनोहर सुरम्य, चाहे वो सांझ है, चाहे वो रात है, चाहे वो बर्फ का पिघलना है, सूरज का, चांद का, वो रोशनी, वो खुमारी जो भर रही है, जो जिसे रचनाकार पूरी तरह से आच्छादित है, उसका मन, उसका जीवन आच्छादित है और जिससे वो सराबोर है, दरअसल उससे ताकत पा रहा है, ऊर्जा पा रहा है और बेहिसाब रचनात्मक क्या कह सकते हैं,
सृजन के लिए, रचनात्मकता के लिए ये खुराक होती है कि प्रकृति हो, आसपास का जो परिवेश है वो आपको एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा, नई चेतना दे रहा हो। बेहतरीन कविता है। मौसम पर ही एक दूसरी कविता है, पहली बारिश में। मौसम की पहली बारिश में जब जमीन की देह भाप बनकर उड़ती है, खुशबू से तर हो जाती है हवा, धुआं सा आकाश, आप वोकैबुलरी देखें, धुआं सा आकाश खिड़की पर बेचैन उतर आता है, दस्तक देते हैं झकोरे, हल्की टकोर जिस्म को नदी बना देती है, रस मसाती है एक आदिम चाहना, इच्छा, रगो रेश में बेहया इरादे जगते हैं देर तक, मेहंदिया गंध में भीगता है आंगन, उतर कर लहू में घुलती है शाम, शराब बन जाती है, शराब बन जाती है, महुआ सी फूलती है वर्जित इच्छाएं, अखुआती है देह पर, अखुआती पूरी देह में ही आंख निकल आया हो, जैसे पूरी देह जैसे देखने के आब में ख्वाब में हो, शराब बन जाती है, महुआ सी फूलती है वर्जित इच्छाएं, अखुआती हैं देह पर आग की कोपले अनवरत, पाप के फरेब के इस बेशर्म मौसम में मुझे तुम बस तुम याद आते हो। आप देखें कि ये कविता भी न केवल प्रकृति बल्कि प्रेम, और प्रेम का भी जो वास्तविक, जो ज़मीनी सरोकार है, प्रेम की जो छुअन है, जो चुभन है, टीस है, वह सब इसमें विद्यमान है पूरी त्वरा के साथ, अपनी पूरी शिद्दत से। जैसे जयश्री राय आपके सामने वो सारी दुनिया साक्षात कर देती हैं, बिल्कुल रूबरू कर देती हैं, और आप उसमें समा जाते हैं। तो प्रेम और प्रकृति दरअसल आपको जीवंत बनाता है, आपकी जिजीविषा को, आपके भीतर के क्या कह सकते हैं, रंग और राग को एक नई ऊर्जा देता है। और यही इन्हीं सारी चीज़ों से लैस, इन्हीं खूबसूरत नूर और बेहिसाब रंग और राग में डूबी हुई ज्योत्सना राय, ये जयश्री राय, ये आपके सामने कविता रखती हैं। तीसरी कविता है, याद आती है अक्सर मुझे, मेरे मोहल्ले की वह सांवली सी लड़की तंग कोठरी में बंद, जिसकी उदास आंखों में सारा आकाश होता था, मगर सपनों का कहीं कोई रेशा नहीं। न जाने क्यों अनकहे ही मुझे उसकी चुप्पी सुनाई देती थी कई बार, जब वह गूंगी आंखों से संवाद करती थी हवा और धूप से, और अनायास छिटक कर आकाश में उड़ती किसी पतंग को निर्निमेष तकने लगती थी। तब पर तोलती चिड़िया की जगह लगती थी उसकी पलकें। ऐसे में मुझे प्रतीत होता था उसके सारे रोमानी शब्द भीग गए हैं, उसके अंदर बहती किसी नमकीन नदी में, इच्छा के किसी तरल से क्षण में मेरा मन करता था आकाश के नील में हथेली डुबोकर उसका फीका सा जीवन रंग दूं और छोर। एक कालजयी रचनाकार ऐसा ही होता है, सृजनात्मक मन ऐसा ही होता है, रचयिता ऐसा ही होता है, अपनी कैनवास पर अपनी कूची और कलम से बेहिसाब रंग फैला देता है सबोर। और वहाँ जहाँ रंग की कमी हो, जहाँ रोशनी की कमी हो, जहाँ मुखर नहीं है, जहाँ कमतर पड़ रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है भाव, जहाँ भावों का अभाव हो, रचयिता उसे भरपूर भावों से भर देता है, और जयश्री राय यही करती हैं। मेरा मन करता था आकाश की नील में हथेली डुबोकर उसका फीका सा जीवन रंग दूं और छोर, और मुस्कान की एक सुनहरी तितली उदास होठों पर रख दूं। न जाने कितनी बार उसके लिए इंद्रधनुष तोड़ लाया था आषाढ़ की नीली संध्या से, मगर कभी उसे दे न सका। जेब में लिए फिरता रहा उस क्षण की प्रतीक्षा में जब वह मेरी तरफ देखेगी। यहाँ भी प्रकृति के साथ प्रेम है, और अनूठा प्रेम है। आप देखें शोधार्थियों की, जयश्री राय की कविताओं में प्रेम भी अपने बार बार लिबास बदल कर आता है, अपना स्वरूप बदल देता है, नई नई तरह से परिभाषित होता है। तो यहाँ
आषाढ़ की नीली संध्या से मगर कभी उसे दे न सका, जेब में लिए फिरता रहा। उस क्षण की प्रतीक्षा में जब वह मेरी तरफ देखेगी, तब मैं थमाऊंगा उसे। वे मुस्कुराहट, गीत और स्वप्न जो अपने हिस्से से उसके लिए अब तक बचा रखे थे, मगर ऐसा हो न सका। वह अपने अंधेरे से निकलकर जिंदगी पर अपना हक जताने कभी आ न सकी और एक दिन नामालूम खो गई अपने सूनेपन में, आहों और आंसुओं की विरासत लिए। ठीक जैसे हमारी लड़कियां खो जाती हैं अक्सर बचपन के आंगन से ससुराल की जलती अंगीठी में, या फिर अपनी माँ की कोख से मरु में खो गई प्रांजल नदियों की तरह। याद आती है अक्सर मुझे मेरे मोहल्ले की वह सांवली सी लड़की, याद आती है मुझे। एक नॉस्टैल्जिया है इस कविता में और एक स्मृति है जिसका रेखा चित्र खींच रही हैं उस बड़े कैनवास पर जयश्री राय। और अपने उस क्या कह सकते हैं कि जो हमारे अनुभव होते हैं, जो हमारी स्मृतियां होती हैं, वे हमें सबसे अधिक संवेदनशील बनाते हैं और बनाए रखते हैं। तो जयश्री राय अपने अतीत से एक दृश्य को, एक बिंब को आपके सामने साक्षात करती हैं और आपका परिचय उससे करवाती हैं कि एक ऐसी सुधि, एक ऐसी स्मृति जो सदा सदा के लिए समा गई उनके मन में और जिस पर उन्होंने ये भाव पूरी तरह से आपके सामने भाव रखा। अगली कविता है औरत लौटना नहीं चाहती। ये कविता मुझे बहुत पसंद आई, बल्कि विमर्श के इन दिनों में, स्त्री विमर्श के इन दिनों में, ये कविता एक अलग तरह के विमर्श का द्वार खोलती है, एक नए तरह का संवाद करती है। शोधार्थियों, आप समसामयिक कविताओं को पढ़ते हुए पाठ्यक्रम में इस कविता को कोट कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं, इसकी बात कर सकते हैं। औरत की संदूक कनस्तर रसोई में फैली छोटी दुनिया बहुत बड़ी होती है। सब्जी की टोकरी, सूखती बड़ियां, तुलसी के चौरे तक, इसी चूड़ी भर गोल दुनिया में वह जीवन भर गोल गोल घूमती है। मायका, ससुराल, शमशान, 3 डग की दुनिया, 3 योजन का सफर खत्म होता है मगर खत्म नहीं होता। आहा, लाल साड़ी में लिपटी लड़कियां ससुराल की दहलीज पार कर किस अरण्य में हमेशा के लिए खो जाती हैं, कोई जानना नहीं चाहता। कहानी सुनाने बैठी सयानी औरतें अक्सर कहती हैं, घर के बियाबान से कभी कोई औरत जीवित नहीं लौटी। अर्थी पर लेट उसे स्वर्ग का ख्याल नहीं आता, जलते हुए अपनी चिटकती हुई हड्डियों के बीच उसे घर के बुझे चूल्हे की याद आती है। याद आती है सुबह का नाश्ता नहीं बना, बेटे का होमवर्क पूरा नहीं हुआ, बिटिया की चोटी गूंथी नहीं गई। लो, यह आदमी अब तक अखबार में सर डाले बैठा है, खूंटे से बंधी गाय चारे की आस में रंभा रही। दरवाजे पर आया भिखारी खाली हाथ लौट गया। ठाकुर जी को आज पानी नहीं मिला, तुलसी पर बिखरा पारिजात बेनी में गूंथ नहीं पाया। वह भगवान से बार बार कहती है, अभी उसे नहीं जाना, अभी बहुत काम है, अभी तो खाना भी नहीं बना, कपड़ों का अंबार पड़ा है, आंगन बुहारा जाना है, दूध वाला दरवाजे पर खड़ा है। अपनी धुआं होती देह से वह प्राणपण फूंकने की कोशिश करती है अंगीठी। अपनी जली उंगलियां तलाशती है तवे पर जलती रोटी पलटने के लिए। कपाल क्रिया से पहले अपने माथे की टुकली बचाने के लिए हथेलियां जोड़ती है, चिल्ला कर कहना चाहती है, सुनो, मेरी यह बिंदी भर स्वर्ग न छीनो, मुझे घर वापस ले लो कि मेरे बिना सब पड़ा रह जाएगा। मुन्ने का यूनिफॉर्म फट गया है, तुम्हारी शर्ट की तुरपाई भी नहीं हुई, मगर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। सब उसे राह की ढेर में धुआते हुए छोड़ लौट जाते हैं। नहीं सोचते कि औरतें कभी नहीं मरती। बहुत बढ़िया, कि औरतें कभी नहीं मरती, अपना घर छोड़ स्वर्ग भी नहीं जाना चाहती। वह मरती हैं तो बस अपनों के बीच जीने के लिए। जलती हैं रसोई के चूल्हे में, सीजती हैं पकते भात की हांडी में, धुआती हैं अंगीठी सुलगाने में, जीती हैं चाय बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर के दरवाजे पर खड़ी होकर हर शाम सबके घर लौटने का इंतजार करने के लिए। उसे कहीं नहीं जाना,
स्वर्ग भी नहीं जाना, उसे घर में रहना है, अपने घर में अपने स्वर्ग में रहना है। कहानी सुनाने बैठी सयानी औरतें अक्सर कहती हैं, घर के बियाबान में कभी कोई औरत जीवित नहीं लौटी। उसे नहीं मालूम जीवित तो क्या, औरत मृत भी अपने घर से लौटना नहीं चाहती। औरत मृत भी अपने घर से लौटना नहीं चाहती। उसका मन, उसके प्राण बसे हैं उसके घर में। वो किसी स्वर्ग की इच्छा आकांक्षा नहीं करती, घर ही उसका स्वर्ग है। घर की देहरी, घर की आस, घर की हर तरह की भूख प्यास सब केंद्रित है उस औरत पर। सब कुछ ठहरा है उसी के दारोमदार पर। औरत ही है जो अलख जगाती है, औरत ही है जो मंदिर सजाती है, औरत ही है घर द्वार लीप कर सजाती चमकाती है, संततियों को बनाती है, उनका भविष्य बनाती है। भूत वर्तमान भविष्य को सजाने पोसने और आगे ले जाने वाली ये औरत है। तो पूरी तरह से घर उस पर टिका हुआ है। वह घर छोड़कर जाने की कल्पना तो बहुत दूर की बात है, मृत्यु तक उसे उसके घर से अलगा नहीं सकता। जयश्री राय की ये कविता मुझे बहुत कुछ कहती है, परतों में बहुत सारी गूंज लिए हुए कविता है। एक ज़रूरी अर्थ जो मुझे इस कविता में लगता है कि औरत वह ताकत है, वह कुव्वत है, वह काबिलियत है जो अपने बल पर इस पूरे संसार को, और केवल इस लोक को नहीं परलोक पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। केवल इस लौकिकता और सांसारिकता भौतिकता से बंधी हुई नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों को भी एक चुनौती दे जाती है कि मुझे अलगा सकते हो क्या? क्या कोई मृत्यु अलगा सकती है औरत की उस जिजीविषा को, उस जीवटता को, उस अटूट इच्छा को, कामना को जो उसके घर से गुथा हुआ बंधा हुआ है। बेहतरीन कविता। अगली कविता है समाधि। एक भव्य समाधि के पास पूस की थरथराती रात में ठंड से शून्य, भूख से बेहाल एक अनाथ बच्चा खड़ा है। उसे सोने के लिए सड़क के बिस्तर का इंतजार है, मगर ट्रैफिक अभी जारी है। जमीन को निगल कर आसमान में सर डाले ऊंची इमारतें अब सो रही हैं। अंदर गर्म कमरों में नीली रोशनी के तिलस्म में सुंदर सपने तैर रहे हैं। एक सपना कुनमुना रहा है। भाषा देखें आप। एक सपना कुनमुना रहा है उसकी भी आंखों में, मगर उसे आकार देने के लिए कोई जगह नहीं है। भीनी भीनी सुगंध में डूबे बगीचों की बेंचें खाली पड़ी हैं, मगर अंदर सोना मना है। चौकीदार डंडा पटकते हुए गुजर रहा है। वह रुआंसा होकर गांधी चौक की ओर देखता है, मगर गांधी की लाठी देख डर जाता है। सुभाष भी उसे दूर से हाथ उठाकर चेतावनी देते हैं। अंबेडकर उन्हें संविधान में अधिकार दिलाने में व्यस्त है। नेहरू विश्व समस्या पर चिंतित हैं। अरविंद आकाश की ओर देख रहे। पटेल दिल्ली की हदें बढ़ाने में मशगूल, मगर उसे तो इतना कुछ नहीं चाहिए, बस रोटी और एक बिस्तर। मगर जानता है इतने बड़े बड़े लोग इतने छोटे काम कभी नहीं करते। थक कर वह फुटपाथ पर बैठ जाता है। पास के कूड़ेदान में कुछ खाने के लिए होगा जरूर, मगर उन आवारा कुत्तों से लड़ने की अभी ताकत नहीं है। पेट की आग में घुटनों को सेकते हुए वह चांद को तोड़कर खाने की तरकीब ढूंढता है। पीठ बन गई पेट की अतरियां चटक रही हैं। ये कैसी अंगीठी है जो बिन ईंधन जलती है? किसी से सुना था मुर्दों के लिए बनाई जाती है ये सुंदर समाधियां। माँ बिस्तर और रोटी के गर्म मुलायम सपनों में डूबते हुए वह सोचता है, क्या वह मर नहीं सकता? माँ बिस्तर रोटी के गर्म मुलायम सपनों में डूबते हुए वह सोचता है, क्या वह मर नहीं सकता? शोधार्थियों, आप ही देखें कि मरने के बाद उसकी ये मूलभूत जरूरतें, ये बुनियादी जरूरतें, रोटी कपड़ा और मकान, एक छां मिले, एक आसरा मिले, भरपेट भोजन मिले और सुखशैया मिले,
इस आस के लिए वो शमशान की ओर देखता है, वो उन क्या कह सकते हैं कि मुर्दों के लिए जो समाधि स्थल बनाए गए हैं, उस समाधि स्थल को देखकर लालायित होता है और सोचता है कि क्या शांति मिलेगी, क्या सुरक्षा मिलेगी, क्या संरक्षण मिलेगा मरने के बाद, क्या मरने के बाद थाह मिलेगी। तो ये कविता एक ज़रूरी प्रश्न उठाती है, बेहतरीन कविता। बहुत शुक्रिया।